हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटी लेक्चर नंबर 14 मतलब न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं अपने को। अब कुछ नहीं है, आपका अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है कि जो मेन टॉपिक थे सारे कंप्लीट। और लास्ट में जो अपन फोर्स के बारे में पूछ रहे थे कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर, कैपेसिटी के अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक और प्लेट्स के बीच में फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स की वैल्यू भी निकाली थी जो आपके पास मिली थी। अब ये कहा था कि मैंने अगर टारगेट आपके पास है क्या कि जैसे अगर कैपेसिटी प्लेट्स है आपके पास इस तरीके से लास्ट, और ये मान लीजिए आपके पास क्या हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, इस नेगेटिव से यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो इस वाली प्लेट पे फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से। और जो फोर्स की वैल्यू आई थी आपके पास आई थी ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1, ये फोर्स आया था। ठीक, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी प्लेट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही, तो इनर्शिया की वजह से आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो प्लेट से बाहर निकलना चाहिए इस तरीके से। तो वापस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास और यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब क्या होगा, इस वाले प्लेट में फोर्स लगने लग गया, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट के लिए क्या करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा भी है कि आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसका टाइम पीरियड बताइए कितना होगा, या फ्रीक्वेंसी की बात करिए। ठीक, अब देखो कंडीशन कैसे है आपके पास, ठीक है, समझ आ गया आपको कि फोर्स की वजह से क्या अगर डाइलेक्ट्रिक आपका ऑसिलेट करेगा। अब देखो कि कंडीशन क्या दे रखी है, सपोज करिए आपको इनिशियल कंडीशन ये दे रखी है और इस प्लेट की लेंथ को बोल देते हैं अपन एल है, ठीक है ना, और सॉरी ये प्लेट को ले लेते हैं ए, स्क्वायर प्लेट है आपके पास और इसकी लेंथ ले लेते हैं एल। इनिशियली ये यहाँ से यहाँ तक एक्स ये कंडीशन है और इसको रिलीज कर दिया, इस कंडीशन से रिलीज कर दिया। और जाते टाइम क्या होगा, जैसे आपका कैपेसिटर है और ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है, और जाते टाइम भी मान लीजिए ये डिस्टेंस होगी इसके पास एक्स, इसके बाद क्या करेगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस एक्स की इनिशियल कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, इसके लिए आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपका जो फोर्स है उसका फॉर्मूला तो है आपके पास कितना, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स है आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2d m के माइनस 1। ठीक है, तो ए डैश ले लेते हैं, ए आपके पास प्लेट की डायमेंशन है। अब चलना कितना कैपेसिटर को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल यहाँ से यहाँ पे कितना, ए इनिशियली एक्स है और इधर भी कितना एक्स है आपके पास। ठीक है, तो जो कैपेसिटर आपके पास यहाँ से चलना शुरू कर देता है, इनिशियली तो यहाँ पर है, तो ये लेंथ चलनी है, इसको कितनी चलनी है, ए माइनस एक्स। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे कैपेसिटर आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, जैसे ये वाला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर पहुंचेगा, ये कितना चलेगा, ए माइनस एक्स। अब ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ से कितना बाहर निकल रहा है, बाहर भी कितना निकलेगा, ये a माइनस एक्स। ठीक है क्या, इतना बाहर निकलेगा जब दूसरी कंडीशन दे रखी है आपको। तो ये इस वाले पॉइंट को देखो कि इस वाले पॉइंट को चलना कितना है, किसी भी एक पॉइंट को ले लो आप, किसको चलना कितना है, तो यहाँ से चला ये a माइनस एक्स है। ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पर पहुँची, कितनी चले a माइनस एक्स, उसके बाद फिर से कितना चल रहा है वो a माइनस एक्स। तो यानी कि उसको टोटल जो डिस्टेंस है वो कितने ट्रेवल करनी पड़ती है सेक्शन को, a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स, यानी कि 2 टाइम्स a माइनस एक्स, इतना चलना पड़ रहा है उसको। ठीक है ना, इसी वाले फ्रंट लाइन को देखोगे आप, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना चलना है, a माइनस एक्स। अब ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है आगे को, a माइनस एक्स तक, तो टोटल कितना चला वो 2 टाइम्स a माइनस एक्स। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut हाफ एटी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी, 2a माइनस एक्स बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रिलीज कर रहे हैं अपन, तो हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाले आपके पास, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4a माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय a डैश। ठीक है, और a डैश की वैल्यू है आपके पास ये। तो ये हो गया इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात। अगर कंडीशन गिवन है, कई बार क्या होता है एल के टर्म में भी दे रखा होता है उसने, एल के टर्म में भी आंसर आ सकता है इसका। तो एल के टर्म में भी गिवन होगा कि आपको कितनी लेंथ चलनी है, कितनी इंच चलनी है, या कुछ और डेटा देगा तो उससे आप एल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हो आपके जो कंडीशन है वो आपको बता देगा इनिशियली कितना कैपेसिटर की जो लेंथ है उसका कितना पार्ट इसके अंदर है,
ठीक है। तो एल की टर्म में भी आंसर आ सकता है और इस ए की टर्म में, देखिए जो डायमेंशन से प्लेट की उसके टर्म में भी आंसर आ सकता है आपके पास, और जो डायमेंशन से डाइलेक्ट्रिक उसके टर्म में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया आपके पास। और देखो इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके पास, जो लास्ट ईयर में जो नीट लेवल में पूछे गए ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं आपके ये। इस वैरायटी के एग्जैक्ट तो नहीं मिलेंगे आपको, पर उस वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए। डेटा अलग अलग होता है और वैरायटी है वो थोड़ी सी चेंज करता है। इसी तरीके से ना एक बार इस तरह समझिए कि जैसे मान लिया आपके पास स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ये कैपेसिटर है और ये नीचे से फिक्स है, ठीक है। स्प्रिंग लगा रखिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, सपोज करिए, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ से नीचे से फिक्स है, यानी कि स्ट्रिंग दिख रही है आपको, स्ट्रिंग से नीचे वाली प्लेट तो फिक्स है। और अपन अभी जानते हैं दो प्लेट से एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो क्वेश्चन था कि आपको ऐसा सिस्टम दे रखा है, तो आपसे पूछा था एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग पूछा था, यानी कि स्प्रिंग का एक्सटेंशन बताइए कितना होगा। तो सिंपल था, आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब आपके पास प्लेट्स होती है इनके बीच में जो फोर्स लगता है, याद होगा आपको, फोर्स बराबर q इंटू ई, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या होती है सिंगल प्लेट के लिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और चार्ज कैसे निकालते हैं, सिग्मा इंटू एरिया से। या तो सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो आप सिग्मा की वैल्यू चार्ज अपॉन एरिया पुट करोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। तो ये तो पुरानी चीज शुड बी इक्वल टू क्या, स्प्रिंग फोर्स kx, जितना एक्सटेंशन आएगा उतना स्प्रिंग फोर्स लगेगा इसके अंदर, ठीक है ना। इस प्लेट पे जो फोर्स लगा उतना फोर्स किस में लगेगा, ये तो किसके कारण है, कैपेसिटर फोर्स है, और ये स्प्रिंग फोर्स है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इस तरीके से इजी क्वेश्चन आते हुए ध्यान रखना आपको कंसेप्ट की कि कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है और क्या यूज करें अपन, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक और जैसे न्यूमेरिकल सपोज करिए कि आपको प्लेट्स दे रखी है, कुछ कैपेसिटर प्लेट्स इस तरीके से, तो यहाँ पे बैटरी लगा रखी है ना, और यहाँ पर अगेन एक कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से। और इनिशियली स्विच है आपके पास, इनिशियली एक स्विच दे रखा है एस। तो 20 वोल्ट की बैटरी वाले 10 वोल्ट आपके पास, ये 2 माइक्रोफेरेड का, तो 4 माइक्रोफेरेड ले लीजिए। और ये भी मान लिया आपके पास है 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और ये है आपके पास 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अब आपसे क्या पूछा कि इनिशियली प्लेट पे चार्ज बताना, कि इनिशियली प्लेट पे कितना चार्ज था, है ना। और फाइनली जब आप स्विच क्लोज करते हो तो प्लेट पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। और बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, सारी चीजें। तो इनिशियली कंडीशन क्या है, जब आपका एस ओपन है, यानी कि स्विच ओपन है, तो इस वाले सर्किट में आपका कोई चार्ज नहीं है, कि मेन सर्किट आपका यहाँ पर है। तो जो चार्ज है वो घूम के क्या करेगा, इस सर्किट में घूमता रहेगा। मीन्स ये दोनों किस में हो गए आपके पास, सीरीज में हो गए। तो इसका जो सीक्वेंट होगा 4 और 4 का 2, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी C इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 2 20 माइक्रोकूलम, यानी कि इतना चार्ज आपका बाहर निकल गया, ठीक। यानी कि बैटरी से चार्ज की वैल्यू आ गई। तो इनिशियली कंडीशन पे 20 है, तो ये भी 20 माइक्रोकूलम होगा आपके पास, ये माइनस का 20, प्लस का 20 माइक्रोकूलम और माइनस का 20 माइक्रोकूलम, इस तरीके से। पर जैसे आप स्विच क्लोज करते हो तो आपके पास क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कोई ना कोई पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जैसे सेकंड कंडीशन की बात करें, इस तरीके से ये V है आपके पास, ये कितना है 4, ये है 4 और ये है 6। अब आपको बताना है कि प्लेट से बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो सबसे पहले सिस्टम का इक्विवेलेंट निकालें। अब ये दोनों पहले किसमें, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट होगा 6 इंटू 4 अपॉन 10, यानी कि 2/5, यानी कि आगे आपके पास है 12/5। और ये 4 इसके साथ सीरीज में, तो 20 यानी कि 32/5, ठीक है, माइक्रो फेरेड। ये इसका सी इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। अब सी आ गया तो क्यू की वैल्यू सी इंटू वी, यानी कि 32/5 इंटू 10 वोल्ट, ठीक है। दे रखा था आपको 10, तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 64 माइक्रोकूलम, यानी कि पहले 20 माइक्रोकूलम चार्ज बाहर आया था, अब इस बार कितना आ रहा है 64 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब 64 माइक्रोकूलम आ गया, तो आपको बताना है इस प्लेट पे, इस प्लेट पे, इस प्लेट पे कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो सर, जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो ये हो गया यहाँ से B, और ये 4 4 और ये 6, ठीक है। ये हो गया 4 6 4। यहाँ से 20 वोल्ट है आपके पास, सॉरी 10,
तो ये 0, इसको भी 0, इसको भी 0, ये 10 है। अब इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल नहीं पता कि कितना होगा, पोटेंशियल नहीं पता है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये तो पता है कि इस बार बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है वो कितना है 64 माइक्रोकूलम है, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप निकालूँ या तो Q/C का, तो यानी कि इसके अक्रॉस Q/C, Q कितना आपके पास 64 और 4, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है 16, यानी कि इसके अक्रॉस 16 वोल्ट का ड्रॉप हो गया आपके पास। तो यहाँ पर कितना, सॉरी 16 नहीं, Q/C आपके पास आ रहा है 64 माइक्रोकूलम, तो ड्रॉप होगा आपके पास V बराबर Q/C, Q कितना है 64, ड्रॉप आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 16, लेकिन 16 बैटरी नहीं थी, तो एक मिनट आप यहाँ पर हो गया अपने पास मिस्टेक, ये पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड हो गए, एक मिनट दोबारा देखो यहाँ से, इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं अपन। सेकंड कंडीशन में 3 कैपेसिटर दे रखे है ना, तो ये हो गया 6 4 4, तो दोनों पैरेलल है तो 6 + 4 हो गया 10 है ना। अब ये दोनों सीरीज में है तो 10 × 4/10 + 4 यानी कि 14, तो 2 7 यानी कि आ गया 20/7, ठीक है। तो Q की वैल्यू आएगी आपके पास C × V, C कितना है आपके पास 20/7 और V कितना है 10, तो ये हो गया 200/7 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इस प्लेट पे चार्ज बताना है, इस प्लेट पे, इस पे तो पता चलेगा जो चार्ज आएगा वही यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा 20/7 माइक्रोकूलम का। अब यहाँ पर अगर वोल्टेज या पोटेंशियल मिल जाए अपने को, तो इस वाले के अक्रॉस और इस वाले के अक्रॉस आपके पास क्या है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो निकालेंगे कैसे, ये Q है, इस प्लेट पे चार्ज पता चल गया, तो V की वैल्यू क्या होती है Q/C, Q कितना आपके पास 200/7 और C कितना है यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा ये 50/7, ठीक है ना, कितना आ गया 50/7, ठीक है। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है आपके पास 50/7, अब यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी, ये 10, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप है 50/7 का, तो इस वाले पॉइंट पर एक ही बात कर लेते हैं, तो VA कितना हो जाएगा 10 - 50/7 दैट इज 20/7 है ना, ये 20/7 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना होगा 20/7, तो इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है, यानी कि कैपेसिटर 4 के अक्रॉस C × V, C कितना है 4 और V कितना है 20/7 यानी कि 80/7 माइक्रोकूलम, और इसके अक्रॉस निकाले Q6, तो हो जाएगा C × V 6 × 20/7 यानी कि 120/7 माइक्रोकूलम, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, इस तरह से सर्किट के जो क्वेश्चन है ना, एक आते रहते हैं कि आपके पास अब डाइलेक्ट्रिक दे देगा इसके अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग तो आपको केवल पोटेंशियल ड्रॉप और जो अननोन चीज़ें मिलती है वहाँ पर आपको अननोन पोटेंशियल मिलते हैं, वहाँ पर यूज़ करना सीखे इसको। अब मान लो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, इनिशियली बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होता है 20 माइक्रोकूलम का, नेक्स्ट टाइम कितने का हो रहा है 200/7 माइक्रोकूलम का, इस तरीके से है ना। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास फ्लो कर रहा है, हीट की कैलकुलेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर, अगर आप चार्ज की वैल्यू लिखना सीखे और पोटेंशियल, तो बाकी इजी है आपके पास, ठीक है। देखो और क्वेश्चन करते हैं इसके जो पूछे, जैसे मान लिया आपको एक अरेंजमेंट दे रखा हो, इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, तो जैसे मान लिया आपके पास ये कैपेसिटर प्लेट है और ये इसके बीच में जो इसकी टोटल लेंथ है ना, उसकी हाफ लेंथ का एक डाइलेक्ट्रिक भरा गया, ठीक। तो आपसे एनर्जी का रेशो पूछा था, सिंपल क्या पूछा था, एनर्जी का रेशो। इनिशियली क्या था कि जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखा है इनिशियली वैक्यूम था, उसके बाद आपसे क्या करते हैं उसकी हाफ लेंथ पर, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए टोटल लेंथ L है इसकी, ठीक है, तो L/2 लेंथ का एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट किया गया, जिसके लिए K और K की वैल्यू भी गिवन थी सब कुछ 4 टाइम्स। तो आपसे एनर्जी की वैल्यू पूछी थी या एनर्जी का रेशो पूछा था कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, तो जो इनिशियल एनर्जी होगी आपके पास वो तो हाफ CV², और जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी वो क्या होती है हाफ C की जगह कितना है KC × V², ठीक है ना, K टाइम्स बढ़ जाती है, लेकिन हाफ फील्ड है ये, ध्यान रखना, फुली फील्ड नहीं, तो हाफ फील्ड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हाफ फील्ड के लिए अगर याद करो तो V की वैल्यू कैसे निकालते थे, सॉरी कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे C, ये कब वैलिड होगा जब फुली फील्ड होगा। तो हाफ फील्ड के लिए अगर आपको याद हो C की वैल्यू थी A∈0/d - T + T/K, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से C A तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा
ठीक है ना। आपके पास जो प्लेट्स है वो इस तरीके से प्लेट्स होंगी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपके पास है, जो पोटेंशियल लेने की, जो अगर आपको ध्यान हो, अपन इस तरह से क्या करते थे, ये लगाते थे, मान लो पहले उसके अंदर डायरेक्टली इंसर्ट करते थे। तो डायग्राम को घुमा लेना, अगर समझ नहीं आए तो ऐसे इस तरह से डायग्राम घुमा ले। तो आपके पास एक थिकनेस टी है इसके लिए, है ना, जो कितनी दे रखी है, L/2 दे रखी है, उसका डायरेक्टली कांस्टेंट के। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इसके लिए एनर्जी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू होती है A0/d। ध्यान रखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, इसको हाफ ना करें, डायग्राम रिवर्स करने अगर समझ नहीं आता तो, है ना। डी की वैल्यू L, ठीक है, माइनस टी यानी कि L/2 प्लस T/K यानी कि L/2 के, ये चीजें दे रखी है। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई आपके पास। अब जब C आ गए तो एनर्जी क्या हो जाएगी फाइनल, हाफ CV², हाफ CV²। या ऐसे भी कर सकते थे कि दो कैपेसिटर मान लो इसको सिंपल, क्योंकि इसकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टोटल लेंथ L है अगर आपके पास, तो ये हो जाएगी L/2 और ये भी हो जाएगा L/2 और यहाँ पर K दे रखा। तो एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा। इसका डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे सोल्व, है ना। ये तो ओपन है आपके पास L/2 और L/2 K। तो दो कैपेसिटर से दोनों का C1 C2 निकाले, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। और पोटेंशियल आपको V वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट निकाल के हाफ CV² से एनर्जी, या डायरेक्ट आपने यहाँ से कैपेसिटेंस निकाली पूरे सिस्टम का, तो वैल्यूज गिवन है और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसका ध्यान रखना ये KCV कब लगे, जब फुली फिल्ड होता है। तो फाइनल फील्ड, फाइनल एनर्जी के लिए हाफ CV² तो लगे, लेकिन C की वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आपको एक डायग्राम में इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से, और यहाँ पर V वोल्ट अप्लाई कर रखा है, नहीं बेटे से पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, ठीक। इसकी कैपेसिटी 12, 6 और मान लीजिए है 6 और 3, इस तरीके से ना, ये देखो। और ये मान लीजिए 1 माइक्रोफेरेड का, ये सभी माइक्रोफेरेड में रेजिस्टेंस आ रहा है और बैटरी लगाए यहाँ पे मान लो 20 वोल्ट। तो आपसे पूछा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA VB। तो आपको फाइंड आउट करना है VA माइनस VB, ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें कि सिस्टम को देखो, आपको दिख रहा होगा 12 × 3 36, 6 × 6 36, यानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो उसमें जैसे करंट नहीं जाता था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो इस ब्रांच को आप हटा दो। जैसे आप ब्रांच हटाओगे तो आपके पास सर्किट है जो इस तरीके से दिखाई देगा, सिंपल, है ना। ये आपके पास सर्किट हो गया। तो ये 12 है और ये 6 है और ये हो गया 6 और ये 3, तो इसका इक्विवेलेंट आता है 4 और इसका आता है आपके पास 2। तो पूरे सिस्टम का कितना आ जाएगा, दोनों किसमें पैरेलल में, तो 4 + 2 यानी कि 6। तो C इक्विवेलेंट आ गया 6, तो Q की वैल्यू होती है C × V, ठीक है। C आ गया 6 और V है आपके पास कितना, 20, तो यानी कि 120 माइक्रोकूलम, यानी कि यहाँ से इतना चार्ज बाहर निकला। अब देखो 20, तो ये पॉइंट भी 20, ये पॉइंट भी 20, तो यहाँ पे चार्ज आया 120, कुछ डिवाइड होगा Q1 और कुछ डिवाइड होगा Q2, ठीक है ना। तो Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है आपको कि कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 20 पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाए, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होती है, V = Q/C। Q कितना आपके पास, जो यहाँ से Q1 और Q2 डिवाइड होगा, तो सबसे पहले आपको Q1 की वैल्यू निकालनी थी, उस ऊपर वाले पे कितना चार्ज गया और नीचे वाले पे कितना चार्ज गया, ठीक है ना। अब Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, ये 20 है तो उसको 20 माना है अपन इस वाले पॉइंट को, तो ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, ये 0 तो ये 0 और ये भी क्या हो गया 0, तो ये भी 0 आपके पास और ये भी 0। तो इस वाले पे अगर आप चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहते हो, कैपिटल Q की वैल्यू, लेकिन इसको ना निकालें डायरेक्ट, अगर आपसे Q1 पूछा हो तब भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ देखिए इस सर्किट के लोग जो आपका ड्रॉप है 20 वोल्ट का है, तो और दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, ये 4, तो यानी कि Q बराबर क्या होता है, C × V। Q बराबर क्या होता है आपके पास, C × V। तो Q1 निकालोगे डायरेक्ट आप C इक्विवेलेंट कितना है इसका, और यहाँ पे कितना था 20 वोल्ट, तो यानी कि 80 माइक्रोकूलम तो आपका यहाँ पर फ्लो कर रहा है। Q2 की बात करें तो उसी तरह से इक्विवेलेंट कितना है इन दोनों का, 2 और 20, तो हो जाता 40 माइक्रोकूलम। तो आप बिना इसके कैलकुलेशन के अगर Q1 Q2 पूछा तो तब भी डायरेक्ट बता सकते थे, क्योंकि ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट आपके पास पैरेलल में। अब आपको तो यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, अब आपको Q1 की वैल्यू मिल गई, तो V जो आपके पास 12 माइक्रोफेरेड का इसके क्रॉस जो होगा वो क्या होगा, Q1/C। Q1/C, Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 80/C कितना 12, तो ये हो गया आपके पास 3 और 20/3, तो आपके पास VA कितना आ जाएगा
20 माइनस 20/3 यानी कि 40/3, ठीक है ना। और VB की वैल्यू उस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और देखना ध्यान उसके कितना आना चाहिए, सेम आने चाहिए अपने पास, तभी क्या हो इस वाले में करंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हैं, ठीक है। डेटा चेंज होता है, वैरायटी चेंज होती है, पर प्रोसेस ये रहता है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन हैं उसी टाइप के, मेंस और नीट में इसी टाइप के। मेंस में तो हालांकि थोड़े कैलकुलेटिव आते हैं, नीट के अंदर कैलकुलेटिव नहीं। आपको रिजल्ट ध्यान रखना होता है डायरेक्ट, जो मैक्सिमम टाइम जो ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पार्शियल फील्ड के। उस पार्शियल फील्ड के लिए सी की वैल्यू ध्यान रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास, हालांकि नीट के सिलेबस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, तो मेंस के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू आज के लिए।